हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर अल्टरनेट ईयर आपको मौर्यन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये जो हम नोट्स है, ये सीएमई का नोट्स है। सीएमई के नोट्स से हमने हिंदी में जो उसका नोट्स है उसका मैंने वीडियो बना दिया है। ये इंग्लिश मीडियम के जो भी प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। इंग्लिश मीडियम में मौर्यन आर्ट के नोट्स को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, इसके भूमिका पे कि मौर्यन आर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसकी भूमिका किस प्रकार देंगे, क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है कि आर्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अ कल्चर। यानी कि कला किसे कहा जाता है, तो मानव की जो कल्पना है उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को ही कला का नाम दिया गया है। मानव जो भी कल्पना करता है, अगर उसकी रचना के तरह से रचना करके अपनी अभिव्यक्ति को दिखाता है तो उसे कला का नाम दिया गया है। एज वेल एज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ए कल्चर, और किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान भी होती है कला। तो कला क्या है, मानव के कल्पनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति है और किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान है। From this point of view, modern art has significant importance in the history of Indian art. तो इस तरह से देखें तो मौर्यन आर्ट जो है, मौर्य कला जो है, इसका भारतीय इतिहास में, भारतीय कला के इतिहास में इसका एक विशेष महत्ता है या महत्वपूर्ण है। बिकॉज फ्रॉम दिस टाइम इन द आर्ट यूज ऑफ स्टोन बिगेन इंस्टेड ऑफ सॉयल और वुड गेट्स स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो इस समय क्या हुआ, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। कला के क्षेत्र में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके पहले मिट्टी या लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था कला को व्यक्त करने में। और मौर्यन आर्ट में क्या हुआ कि स्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाने लगा। In this period, the art form developed with local and some foreign influence, and art critics divided into two parts. तो इस काल में देखें, मौर्य काल में जो आर्ट था, जो कला था, ये दो तरह के लोगों से इसका विकास हुआ। पहला लोकल, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके द्वारा, और कुछ इस पे विदेशी प्रभाव भी था। विदेशी प्रभाव से प्रभावित होकर भी कुछ मौर्य कला को बनाया गया था। और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं या जो इतिहासकार हैं, इसे दो भागों में बांटे हैं। पहला है कोर्ट आर्ट, एन आर्ट फॉर्म विच इवॉल्व इन द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। जो राजनीतिक प्रोटेक्शन के अंतर्गत जिस कला का विकास हुआ, कोर्ट आर्ट, यानी कि इसे राजकीय कला कहा गया। तो जो राजाओं के संदर्भ में, राजाओं के देख रेख में जिस कला का विकास हुआ उसे कोर्ट आर्ट का नाम दिया गया, या राजकीय कला का नाम दिया गया। दूसरा है फोक आर्ट, यानी कि लोक कला, एन आर्ट फॉर्म विच डेवलप्ड बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। जो स्वतंत्र कलाकार थे उनके द्वारा जिस आर्ट फॉर्म का विकास हुआ उसे फोक आर्ट या लोक कला का नाम दिया गया। तो दो तरह के इसमें कला है, पहला कोर्ट आर्ट और दूसरा फोक आर्ट। एक राजकीय प्रोटेक्शन के अंतर्गत एक कला का विकास किया गया, और दूसरा जो स्वतंत्र कलाकार थे उनके द्वारा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट like architecture, sculpture, etc. developed in the Mauryan period can see in the following context। यानी कि कला का विभिन्न प्रकार मौर्य काल में विकसित हुआ, जैसे कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला। तो इसे हम विभिन्न भागों में बांट कर देख सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मौर्यन आर्ट, यानी कि मौर्य कला का अलग अलग रूप, वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसके प्रकार क्या क्या है। तो पहला था, हमने पढ़ा था कोर्ट आर्ट, और दूसरा फोक आर्ट। तो कोर्ट आर्ट जो कि राजकीय कला था, और राजकीय कला में राजाओं के द्वारा मेनली वास्तुकला का निर्माण करवाया गया था, आर्किटेक्चर बनवाया गया था। अब आर्किटेक्चर में कितने प्रकार के आर्किटेक्चर बनाए गए थे, कितने प्रकार का वास्तुकला का निर्माण किया गया था राजकीय कला के अंतर्गत। तो पहला है पैलेस का निर्माण कराया गया, राजप्रसाद का निर्माण कराया गया। दूसरा है पिलर्स, यानी कि स्तंभों का निर्माण करवाया गया, स्तूप का निर्माण करवाया गया, और केव्स यानी कि गुफों का काट कर रहने के लिए बौद्ध भिक्षुकों के लिए या आजीविकों के लिए बनाया गया था। तो ये चार तरह के राजकीय कला के अंतर्गत वास्तुकला का विकास किया गया था। दूसरा है फोक आर्ट, यानी कि लोक कला, और इसमें मेनली स्कल्पचर था। तो जो स्वतंत्र कलाकार होते थे उनके द्वारा मुख्य रूप से मूर्ति कला का विकास किया गया। तो मूर्ति कला जो है लोक कला में विकसित किया गया था।
अब पैलेस के बारे में, अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। पैलेस क्या था, पिलर्स क्या से क्या हम देखते हैं पिलर्स में, स्तूप में और केव्स में। तो पहला, पैलेस नाम से ही होता है कि ये राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, राजाओं के रहने के लिए बनवाया गया होगा। तो ये राजप्रसाद जो था, इसका लोकेशन अगर देखें, इसकी स्थिति, तो एट प्रेजेंट इन कुम्हरार, पटना, बिहार। तो ये कहाँ है, अगर वर्तमान में, तो ये पटना के कुम्हरार में है। वेरियस मेंशन, इसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा क्या कहा गया है, इसकी विशेषता के बारे में। तो एरियन एक ग्रीक ट्रेवलर था, एक ग्रीक यात्री था एरियन नाम का। तो इसने कंपेयरिंग द मैग्निफिसेंस ऑफ कुम्हरार पैलेस विथ पैलेस ऑफ सूसा एंड एकबेतना। तो एरियन जो कि एक ग्रीक यात्री था, ये कुम्हरार का जो राजप्रसाद है, इसकी भव्यता का कंपेयर, इसकी भव्यता का जो तुलना किया है वो किससे किया है, तो पैलेस ऑफ सूसा एंड एकबेतना। तो सूसा और एकबेतना के राजप्रसाद से, राजभवन से इसकी तुलना की गई है एरियन के द्वारा। फाहियान कौन था, तो ये एक चाइनीज़ यात्री था, चाइना का ये एक यात्री था जो कि भारत आया था। किसके काल में, तो ड्यूरिंग द गुप्त डायनेस्टी रूलर चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो कि गुप्त काल का राजा था, फाहियान इसके शासनकाल में भारत में आया था। एंड कॉल्ड दिस पैलेस मेड बाय गॉड्स। और इस राजप्रसाद को, जो कि कुम्हरार पटना में स्थित है, इसे कहा था कि ये अब मानव के द्वारा तो बनाया हुआ नहीं हो सकता है, ये भगवान के द्वारा की गई रचना है, ये भगवान के द्वारा बनवाया गया है। स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर हम देखें, जो कि संरचनात्मक विशेषता क्या था, जो राजप्रसाद बनाया गया था, इसकी संरचना कैसी थी। तो पहले इसमें बनाया गया था असेंबली हॉल, यानी कि सभा भवन। तो देयर आर मेनी हॉल्स इनसाइड दिस पैलेस। इस पैलेस के अंतर्गत बहुत सारे हॉल्स बनाए गए थे, विथ विच इन विच अ हॉल ऑफ 80 पिलर्स इज स्पेशली नोटेबल, जिसमें कि एक 80 स्तंभों वाला हॉल था, जिसको कि स्पेशल रूप से उसे नोटेबल है, स्पेशली नोटेबल है वो 80 स्तंभों वाला एक उसमें महल बनवाया गया था। इट्स रूफ एंड फ्लोर इज मेड ऑफ वुड्स हुज लेंथ इज 140 फीट एंड विथ इज 120 फीट। तो इसके जो छत था और उसका जो फर्श है वो लकड़ी का बनवाया हुआ था, और उसकी लेंथ अगर लंबाई देखें तो 140 फीट, और उसकी चौड़ाई जो था वो 120 फीट में था। तो ये असेंबली हॉल था पहले, जिसमें कि बहुत सारे हॉल्स बनाए गए थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, तो 80 स्तंभों वाला एक पैलेस है, जिसमें कि उसके छत और उसके फर्श लकड़ी के बनवाए हुए थे, जिसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई जो थी वो 120 फीट थी। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र सिटी। पाटलिपुत्र सिटी जो है, पाटलिपुत्र शहर है, इसके बारे में विवरण किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक राजदूत था, इसके द्वारा पाटलिपुत्र सिटी के बारे में, पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। अब पाटलिपुत्र शहर का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर देखें, संरचनात्मक विशेषता, तो इसके चारों तरफ वॉल्स बनाए गए थे, दीवार बनाए गए थे। वेंट टू रन एरोज इन द मिडिल ऑफ द वॉल्स। छोटे छोटे खिड़की बनाए गए थे, छोटे छोटे छिद्र बनाए गए थे, किस लिए, तो दीवारों के बीच में छोटे छोटे खिड़की नुमा छिद्र बनाए गए थे, जिसकी सहायता से एरो आप चला सके, तीर चलाने के लिए वो छोटे छोटे होल्स छोड़े गए थे। द गैप अराउंड द वॉल्स इज 60 फीट। और जो दीवारों के बीच में जो गैप था वो लगभग 60 फीट तक था, और विथ जो है वो 600 फीट तक था। गेटवे अराउंड द टाउन, यानी कि चारों तरफ से ये टाउन का एक तरह से ये मुख्य द्वार था। दूसरा जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था पिलर्स। तो पिलर्स अगर देखें, स्तंभ देखें, तो इसकी अगर हम भूमिका देखें, तो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट कम्स फ्रॉम पिलर्स। तो सबसे अच्छा उदाहरण अगर स्तंभों की अगर हम देखें, तो ये कहाँ से आता है, ये मौर्य कला का पिलर्स में ही देखा जाता है। मौर्य कला का सबसे अच्छा अगर हम उदाहरण देखना चाहें, तो ये हमें स्तंभों में ही देखने को मिलता है। दीज पिलर्स वेर मेनली मेड बाई अशोक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो स्तंभ बनवाए गए थे, तो ये मुख्य रूप से राजा अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में। और मुख्य रूप से स्तंभ का निर्माण किस लिए करवाया गया था, अशोक के द्वारा। तो अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मानने लगा, और उसके धम्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म में जो धम्म दिया गया था उसके प्रचार के लिए
स्तंभों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर देखें, संरचनात्मक विशेषता अगर देखें, तो अ लॉन्ग शाफ्ट फ्रॉम द बेस एंड वाज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। तो एक लंबा शाफ्ट बनवाया गया था। इस प्रकार जो शाफ्ट की संरचना है, और ये जो शाफ्ट बनवाया गया था, ये जो था वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन यानी कि एकाश्म पत्थर द्वारा, एक ही प्रकार के पत्थर द्वारा इस शाफ्ट का निर्माण करवाया गया था। और ये मुख्य रूप से किससे बना था, तो रेड सैंड और स्टोन फ्रॉम चुनार, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिलर्स कैन बी सीन इन रफली इन टू पार्ट्स। अब दो तरह से हम स्ट्रक्चर, इसकी संरचना देख सकते हैं स्तंभों का। पहला है साफ्ट और दूसरा है टॉप। तो एक तरफ एक तो ये हो गया साफ्ट, और दूसरा इसके टॉप की संरचना। तो द साफ्ट बिकम्स थिन व्हेन गोइंग अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये साफ्ट जो है वो पतला होते जाता है, नीचे से ये चौड़ा है, ऊपर जाके ये पतला होते जाता है। ऑन द टॉप ऑफ द साफ्ट कैपिटल, इन्वर्टेड लोटस, एबेकस एंड टॉप मोस्ट एनिमल। तो साफ्ट के ऊपर क्या बनाया जाता है, कैपिटल का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद इन्वर्टेड लोटस या उल्टा कमल, उसके ऊपर एक चौकी नुमा बनवाया जाता है, और चौकी नुमा ऊपर के ऊपर क्या रहता है, पशु की आकृति बनाई जाती है। तो ये मेनली स्ट्रक्चर है, संरचना है पिलर्स का या स्तंभ का। एनिमल फिगर्स वर मेड ऑफ पिलर्स आर एविडेंस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। और जो जानवरों के जो फिगर्स बनाए गए, जानवरों की जो आकृति बनाई गई है स्तंभों के ऊपर, वो किस चीज़ का प्रमाण है, तो मॉडर्न स्कल्पचर का, मौर्य काल के मूर्ति कला का। अब आते हैं स्तूप पे। तो स्तूप क्या है, तो स्तूप जो है मुख्य रूप से किस लिए बनवाया गया था, तो ये बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। बुद्ध के जो भी अनुयायी थे वो उनको किस रूप में याद करेंगे, तो बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था कि उनको उनके अवशेषों को आप एकत्रित करके रख के आप उन्हें इस फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो दो द स्तूपास वेर मेड स्टिल बिफोर द मौर्यन पीरियड, बट द सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ स्तूपा डेवलप्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल के पहले भी स्तूप का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अगर डेवलप्ड सबसे इसके संरचनात्मक आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा विकसित किसके काल से बना, तो ये मौर्य काल से ही इसकी विकसित संरचना देखने को मिली है स्तूप की। स्तूप इज़ अ फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। तो स्तूप क्या है, एक तरह का ये बुद्धिस्ट कला का, बुद्धिस्ट वास्तुकला का उदाहरण है, जिसके अंदर क्या रखा जाता है, तो अंडर विच रेलिक्स, सिंबल एटसेट्रा ऑफ बुद्धा आर वर्शिप, जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष, उनके चिन्हों का पूजा किया जाता है और बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मौर्य स्तूप, मौर्य रूलर अशोक हैज़ अ रिमार्केबल प्लेस। और मौर्य स्तूप में अगर देखें तो अशोक का सबसे इसमें अच्छा स्थान है स्तूपों के निर्माण में। तो स्तूप मुख्य रूप से बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए, बुद्ध के अवशेषों को पूजा करने के लिए बनवाया गया था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेज, अशोका हैड इरेक्टेड 84,000 स्तूपास, बट दिस डिस्क्रिप्शन इज फुल ऑफ एग्जेगरेशन। एक अगर हम बुद्धिस्ट स्रोतों के अनुसार ऐसा कहा गया है, बुद्धिस्ट स्रोत में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो था वो लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बट दिस डिस्क्रिप्शन इज फुल ऑफ एग्जेगरेशन। लेकिन ऐसा मानवीय तरह से ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई 84,000 स्तूप का ही निर्माण करवाता रहे तो पूरी उसकी जो जीवन है इसी में निकल जाएगा, स्तूपों के निर्माण में ही। तो 84,000 स्तूप तो नहीं, लेकिन अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। The mention of Sanchi, Bharhut in the Mauryan stupa, especially the Sanchi stup, is included in UNESCO World Heritage List. तो मुख्य रूप से जो स्तूप ये कहाँ कहाँ का माना जाता है, तो सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, भरहुत का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है, और मौर्य स्तूपों में सबसे विशेष स्थान सांची स्तूप को दिया गया है, जिसे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसकी विशेषता देखें, इसकी संरचना देखें तो इसमें होता है तोरण। स्तूप का जो एंट्रेंस गेट होता है इसे तोरण कहा जाता है। वेदिका अगर देखें तो वेदिका मुख्य रूप से फेंस, चारों तरफ जो घेरा बनाया जाता है इसे वेदिका कहा जाता है, और वॉज मेड ऑफ वुड इन द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में जो वेदिका था, जो घेरा बनाया गया था स्तूप के चारों ओर, ये लकड़ी का बनाया हुआ था। विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सुंग रूलर पुष्यमित्र सुंग। तो मौर्य काल में जो घेरा बनाया गया था लकड़ी का, वो आगे चलकर पुष्यमित्र सुंग जो था इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रदक्षिणा पथ और एम्बुलेटरी पैसेज। फॉर पैसेज नेक्स्ट टू वेदिका,
तो ये वेदिका के बाद जो पैसेज वे था, वेदिका के बाद जो बनाया गया था, ये प्रदक्षिणा पथ था। बुद्ध के जो भी अवशेष रखे गए थे उसको प्रदक्षिणा करने के लिए चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है मेधी, द प्लेस ऑन विच अंड इज प्लेस। मेधी क्या है, तो इसके ऐसा जगह जहाँ पे कि अंड को रखा गया। अंड क्या है, तो अंड किसे कहा जाता है, तो ये सेमी मून शेप्ड डोम है जिसमें कि इनसाइड रॉ ब्रिक्स और आउटसाइड फायर्ड ब्रिक्स। तो ये सेमी मून शेप यानी कि अर्ध चंद्राकार रूप का ये एक गुंबद है जिसमें कि अगर अंदर की तरफ जो ईंटें हैं वो रॉ ब्रिक्स हैं, वो कच्चे ईंटों का बनाया गया है, और जो बाहर की तरफ इसके ईंट लगाए गए हैं वो फायर्ड ब्रिक्स हैं यानी कि पके हुए ईंटों से इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद है हर्मिका, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। इस प्रकार के सेमी मून शेप जो अंड होता है इसके ऊपर जो हर्मिका है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है गुंबद के ऊपर, जहाँ की रेलिक्स ऑफ महात्मा बुद्धा केप, और इसी जगह पे महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है। इसके ऊपर जो है यष्टि रहता है, और यष्टि के बाद अगर देखें तो 3 चक्र बनाए गए हैं। 3 चक्र किस चीज़ का सिंबल है, तो रिवरेंस, हॉनर और जेनरोसिटी, श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक किसे माना जाता है। बुद्ध में अगर देखें बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसे बुद्ध धम्म और संघ भी कहा जाता है। अब अगला जो इसमें है वो है केव से जुड़ा हुआ, विहार से जुड़ा हुआ, जिसे कि गुहा विहार भी कहा जाता है। तो अंडर द मौर्यन आर्ट द केव्स वर बिल्ट बाय द मॉन्क्स फॉर रॉक कटिंग विच आर मेनली इन द हिल्स प्रेजेंटली लोकेटेड इन बिहार स्टेट्स। तो ये मौर्यन आर्ट में, मौर्य कला में जो गुफा होते थे उसको काट करके, पहाड़ों को, चट्टानों को काट करके मॉन्क्स को रहने के लिए, यानी कि जो भी साधु वर्ग के लोग थे, मेनली क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके रहने के लिए बनाया गया था, जो कि अभी वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। अमॉन्ग देम केव्स लोकेटेड इन बाराबर एंड नागार्जुनी हिल्स आर रिमार्केबल। और उसमें से जो सबसे प्रमुख है वो कौन सा है, बराबर की पहाड़ियों पे जो काट कर गुहा विहार बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। और नागार्जुनी पहाड़ी जो बनवाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इन द बराबर हिल सुदामा और कर्ण चौपड़ वेयर गिवन टू आजीविक सेक्ट बाय द अशोक। और बराबर की पहाड़ियों में सुदामा और कर्ण चौपड़ नामक जो गुफा है, ये आजीविकों को दान में दे दिया गया था, किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा। गोपी, लोमर्सी, वृथिका गुहा विहार वेर गिवन टू आजीविका सेक्ट बाई अशोक ग्रैंडसन दशरथ। और ये जो गोपी है, लोमर्सी है, वृथिका है और वृथिका गुहा विहार है, ये आजीविकों को दे दिया गया था, किसके द्वारा, तो अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा। द मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ दिस केव श्राइन आर क्वाड्रेंगुलर रूम इसमें था, सिलिंड्रिकल इसकी सीलिंग थी, और वाल जो था ये सिलिंड्रिकल पॉलिश किया हुआ था। अब है मौर्यन स्कल्पचर, यानी कि मौर्य काल का मूर्ति कला किस प्रकार था, मौर्य कालीन मूर्ति कला के बारे में देखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो स्कल्पचर आल्सो डेवलप्ड अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, यानी कि मूर्ति कला भी अलग अलग तरह के रूप में आया मौर्य काल के समय। अपार्ट फ्रॉम हड़प्पन पीरियड वी गेट सिस्टमेटिक प्रूफ ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड ओनली। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो भी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आया, महाजनपद काल आया या उत्तर वैदिक काल आया, इसमें किसी भी प्रकार का हमें मूर्ति कला देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा काल में जो हमें मूर्ति कला देखने को मिला, उसके बाद मूर्ति कला सीधे हमें मौर्य काल में ही देखने को मिला है। जो प्रूफ, ये अगर साक्ष्य के रूप में देखें हम, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद मूर्ति कला का साक्ष्य मौर्य कला में ही ज़्यादा देखने को मिला है। वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ मौर्यन स्कल्पचर कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ अलग अलग बिंदु देख सकते हैं मौर्य मूर्ति कला के, दो तरह से हम देख सकते हैं। पहला तो है एनिमल फिगर्स अबव द पिलर्स आर द एविडेंस ऑफ कोर्ट आर्ट, यानी कि जो पशुओं की जो मूर्ति लगाई जाती थी स्तंभों के ऊपर, ये भी एक मूर्ति कला का ही उदाहरण है मौर्य काल का। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये कोर्ट स्कल्पचर था, यानी कि राजकीय मूर्ति कला था। अगर स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया जा रहा है तो उसके ऊपर जो जानवर है, जो पशु की आकृति है, वो भी अशोक के द्वारा ही करवाया जाता था। तो ये एनिमल
फिगर्स जो बनवाए जाते थे, पशुओं की जो मूर्ति बनवाई जाती थी, ये मुख्यतः जो है वो कोर्ट स्कल्पचर से जुड़ा हुआ है, राजकीय मूर्ति कला से जुड़ा हुआ है। दूसरा इसका प्रकार है स्कल्पचर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, और दूसरा मूर्ति कला में उदाहरण है यक्ष और यक्षिणी का, जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के द्वारा, जो स्वतंत्र कलाकार थे उनके द्वारा बनाया जाता था। आर द एविडेंस ऑफ पॉपुलर आर्ट, यानी कि ये लोक कला के उदाहरण है। पहला तो है राजकीय मूर्ति कला का उदाहरण, जो कि स्तंभों के ऊपर पशु की आकृति बनवाई जाती थी, और दूसरा है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, जो कि लोक कला का उदाहरण है और ये स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बनवाया जाता था। फिगर्स ऑन द पिलर्स, जो स्तंभों के ऊपर कुछ आकृति की निर्माण करवाई जाती थी, वो क्या क्या है? तो अंडर द आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पिलर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला में अगर मौर्य काल का हम देखें तो पिलर्स जो है, स्तंभ जो है, ये महत्वपूर्ण है। द फिगर्स ऑफ एनिमल्स मेड अपॉन दीज पिलर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ स्कल्पचर। और इस पिलर्स के ऊपर और स्तंभों के ऊपर जो पशुओं की आकृति है, इस मूर्ति कला का एक अच्छा प्रमाण देखने को मिल सकता है। द फिगर्स आल्सो कंसिडर्ड टू बी मोस्ट आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पिलर्स, मेनली अंडर विच फिगर्स ऑफ लायन, एलिफेंट्स, बुल्स एक्सेट्रा आर विजिबल। और सबसे अच्छा जो भाग देखे पिलर्स में अगर हम, तो सबसे अच्छा उसे देखने में क्या लगता था, उसके ऊपर जो पशु आकृति बनवाई हुई रहती थी, वो देखने में सबसे अच्छा लगता था। और मुख्य रूप से उस पर शेरों के, हाथी के या बुल्स बैल के जो आकृति है वो देखने को मिला है। इट्स मेन फीचर्स वेयर, अब पिलर्स के मुख्य विशेषता क्या क्या है? 4 lions sitting have been sitting in 4 direction with each other from back to back। 4 सिंह को, 4 शेर को एक के पीछे एक बैठते हुए दिखाया गया है चारों दिशा में, जिनकी मुख है। अंडर दीज 4 एनिमल्स, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन एंड शेप ऑफ विल। और इसके जो अंडर ये 4 जो शेर हैं, इसके नीचे यहाँ पे मुख्य रूप से किसका डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो ये सारनाथ पिलर, सारनाथ स्तंभ को अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 सिंह जो एक के पीछे एक पीठ करके बैठे हुए हैं, उसके नीचे जो ये बनाया गया बॉक्स नुमा देखेंगे आप, अगर आप, तो वहाँ पे हॉर्स, बुल और एलिफेंट का फिगर है, और उसके बीच में एक चक्र का निशान भी देखने को मिलता है। तो इस चक्र का मतलब क्या हुआ? तो इस चक्र का जो मतलब है, वो बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसी से प्रेरित होकर अशोक ने इस चक्र का निर्माण करवाया होगा। इसके अलावा जो हमारा तिरंगा है, उसमें भी चक्र है, जिसमें कि 24 तिलियाँ हैं, और इस चक्र में भी 24 तिलियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें ये सारे फिगर्स बनवाए गए हैं अशोक के जो सारनाथ की स्तंभ है उसमें। इनकॉर्पोरेटिंग द शेप ऑफ अशोकन पिलर इन सारनाथ, इंडियन नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ ग्लोरी ऑफ द मौर्यन आर्ट हुज बेस इज इन बिहार। तो इस तरह से हम मौर्य काल में अशोक के पिलर को, अशोक के स्तंभ को देखें, सारनाथ में जो चक्र बनवाया गया है सारनाथ के स्तंभ में, वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है, इसकी पहचान है, इसका सिंबल उसमें दिखाई देता है, और जिसकी की आधार कहाँ पे है? जिसका आधार बिहार में है। The animal figure created at some places beside the iron pillar at सारनाथ are as below। और भी कुछ जानवरों का वो बनवाया गया था अशोक के जो भी स्तंभ थे उसमें। तो लौरिया नंदनगढ़ में जो है, यहाँ पे शेर का फिगर है। लौरिया अरेराज, इस पे बुल का फिगर है। और संकिसा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, इस पे हाथी जो है वो लगाया गया है स्तंभ के ऊपर। इन दिस वे वी कैन सी दैट एनिमल फिगर्स मेड अपॉन वेरियस पिलर्स कंस्ट्रक्टेड इन द मौर्यन पीरियड आर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर कंट्रीब्यूट्स टू देम। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मौर्यन पिलर्स है, अलग अलग स्तंभ है, उस पर अलग अलग प्रकार के जानवरों की मूर्ति लगाई गई है, और एक तरह से ये स्कल्पचर मूर्ति कला में एक अलग योगदान अपना देते हैं। फिगर्स अंडर फोक आर्ट, अब लोक कला के अंतर्गत किस प्रकार के फिगर्स का, किस प्रकार के मूर्ति कला का निर्माण किया जाता था? तो यक्ष और यक्षिणी का जो फिगर है, यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है, ये इसमें मुख्य विशेष रूप से इसे माना जाता है। विच आर इन अ वे इंडिकेटिव ऑफ पॉपुलर सिम्बल्स इन पब्लिक लाइफ, यानी कि सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ ये था यक्ष और यक्षिणी का फिगर, और ये स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा भी बनाया जाता था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस हैज़ बीन फर्दर डेवलप्ड विद दीज फिगर्स। और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति थी, इनसे ही प्रेरित होकर आगे चलकर देवी और देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। हाईली
polished and lively expression is an important feature of the figures of the यक्ष and यक्षिणी। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिश किया हुआ था यक्ष और यक्षिणी का फिगर, और इसमें लाइवली एक्सप्रेशन था, यानी कि एक जीवंत एक्सप्रेशन दिखता था, जैसे कि वो जीवित है इस तरह का उसमें भाव रहता था, इस तरह से एक्सप्रेशन रहता था। और ये इसका एक विशेषता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का। Figures of यक्ष and यक्षिणी are found in different parts of India can be seen in the following form। और यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों से मिली है, और हम इस टेबल से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया गया है। तो पहला है दीदारगंज पटना में, और यहाँ पर यक्षिणी की मूर्ति मिली है, और ये चमार ग्रहणी फिगर है जो कि सैंडस्टोन से बनाया गया है, बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस पर ब्लेजिंग पॉलिश किया हुआ है, और इस पर महिलाओं की सुंदरता का एक्सप्रेशन दिखाया गया है। बेसनगर मध्य प्रदेश में यक्षिणी की मूर्ति मिली है जिसकी हाइट 6 फीट 7 इंच है। ब्रोकन फेस एंड आर्म्स, यानी कि खंडित फेस, और इसमें आपको बाजू देखने को मिलेगा, ये भी बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पर भी अच्छा चमकदार पॉलिश किया हुआ है। परखम जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे यक्ष की मूर्ति मिली है, 7 फीट इसकी हाइट है, और ब्रोकन फेस एंड यहाँ पे भी खंडित आपको चेहरे और बाजू का देखने को मिल सकता है, ये भी सैंडस्टोन से बना हुआ है। और मौर्यन पीरियड कॉस्ट्यूम यहाँ पे पहनाया गया, मौर्य काल में जो ड्रेस थे उसके अनुसार इसको सजाया गया है, और इस पर भी चमकदार पॉलिश किया हुआ है। राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से यक्ष की मूर्ति मिली है, और इसका 3 फेस दिखाया गया, इसमें 3 चेहरा दिखाया गया है जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इसमें भी चमकदार पॉलिश का उपयोग किया गया है। अपार्ट फ्रॉम फिगर्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, मेनी अदर फिगर्स आर फाउंड अंडर द पॉपुलर आर्ट विच कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति के अलावा भी कुछ और अन्य फिगर्स, कुछ अन्य मूर्ति देखने को मिली है लोक कला के अंतर्गत, वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। बुलंदी बाग पटना में लेडीज़ और चाइल्ड का फिगर मूर्ति पाया गया है। लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति पाई गई है। इसमें इनका न्यूड स्टैचू है, यानी कि नग्न मूर्ति बनाई गई है जैन तीर्थंकर की, इनमें हाथ नहीं दर्शाया गया है। और ब्रोकन लेग्स एंड थाई, यानी कि लेग्स और थाई जो है वो ब्रोकन दिखाए गए हैं। उसके अलावा धौली ओडिशा में एक हाथी की मूर्ति पाई है जिसमें कि इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ एलिफेंट्स बॉडी बाय कटिंग द रॉक, यानी कि चट्टान को काटकर धौली ओडिशा में एक हाथी का फिगर बनाया गया, हाथी की मूर्ति बनाई गई है, और इसका केवल अग्रभाग दिखाया गया है, चट्टान को काटकर हाथी के अग्रभाग को बनाया गया है। ट्रंक एंड लेग आर्टिस्टिक नेचुरल, यानी कि उसमें सूंड और उसके 2 अग्र जो लेग होते हैं, पैर होते हैं, ये दिखाया गया है। क्रिएशन ऑफ अ ट्रंक इज लाइक रैपिंग अ पीस ऑफ वुड, और जो इसके सूंड का जो संरचना इस प्रकार बनाया गया है जैसे कि किसी लकड़ी को ये लकड़ी के टुकड़े को ये व्रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है। कलसी देहरादून में एलिफेंट की मूर्ति को बनाया गया, यह भी पत्थर को काटकर बनवाया गया है। अब रिव्यू और कंक्लूजन देख सकते हैं आप अंत में। तो इन दिस वे वी सी दैट द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर आल्सो गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूर्ति कला भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है, मौर्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला को भी काफ़ी लोकप्रियता मिली है, स्पेशली इन दिस पीरियड वेयर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू एलिमेंट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्कल्पचर। नॉट ओनली फिगर्स वॉज मेड अंडर द कोट आर्ट ऑन द पिलर्स बट स्कल्पचर्स वेर आल्सो डेवलप्ड बाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अंडर पॉपुलर आर्ट। यानी कि मौर्य काल में अगर देखें तो जो मूर्ति कला है ये ना सिर्फ राजकीय कला के अंतर्गत स्तंभों के ऊपर जानवरों की मूर्ति बनाई गई, बल्कि अलग अलग स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा भी लोक कला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया गया। ह्यूमन स्कल्पचर्स वेयर मेड इन द मौर्यन पीरियड, यानी कि मानव की भी मूर्ति भी मौर्य कला काल में बनाई गई थी, बट देयर पैटर्न वाज एन इनिशियल लेवल ऑफ विच देयर वर सम लिमिटेशन। लेकिन जो उनका जो पैटर्न था, मानव के मूर्ति का बनाने का जो पैटर्न था वो शुरुआती लेवल का ही था, और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उसकी कुछ सीमित तरीके से ही बनाया गया है। बट इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन स्कल्पचर अंडर मथुरा एंड गंधारा स्टार्टेड टू बी सिस्टमेटिक एंड वाइड स्प्रेड। लेकिन मौर्य काल के बाद अगर हम देखें तो मथुरा और गंधार आर्ट में जो मानव की मूर्तियां हैं उसे सिस्टमेटिक तरीके से उसे बनाया जाना चालू किया गया। एज फार एज एनिमल फिगर्स आर कंसर्न द फिगर्स ऑफ मौर्यन आर क्वाइट नेचुरल एंड डेवलप्ड। और जहाँ तक पशुओं की आकृति की, पशुओं की मूर्ति की बात करें तो मौर्य काल की जो पशु आकृति थी वो क्वाइट नेचुरल, यानी कि बहुत ही प्राकृतिक और बहुत विकसित तरीके से बनाया गया था।
Finally, the Mauryan sculpture can say that there is significant place in terms of development of Indian sculpture। इस प्रकार से हम मौर्य मूर्तिकला से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मूर्तिकला के विकास में मौर्य मूर्तिकला का काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छा स्थान है, या काफ़ी इसमें विकसित हुआ है। मौर्य मौर्य मूर्तिकला का काफ़ी अहम स्थान है भारतीय मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला के विकास में। अब आते हैं क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द मौर्यन आर्ट, यानी कि क्रिटिकल रिव्यू यानी कि आलोचनात्मक वर्णन कभी कभी आ जाता है कि मौर्य कला का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। स्पेशल रेफरेंस, इसमें स्पेशल रेफरेंस क्या देना है, टू व्हाट एक्सटेंट फॉरेन और ईरानियन इन्फ्लुएंस। तो इसमें विशेष रूप से इसमें ये दिखाना है कि कई इतिहासकारों के द्वारा, कई आलोचकों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो मौर्य का काल का जो कला था, ये ईरान की जो कला थी इससे प्रभावित था, या विदेशी प्रभाव से ये प्रभावित था। तो इसी के रेफरेंस में हमें क्रिटिक्स इसका देना है, आलोचना देना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, आर्गुमेंट इन फेवर, यानी कि ये सच में विदेशी कला से प्रभावित है, या आर्गुमेंट इन अपोजिशन, या प्रभावित नहीं है। ये आर्गुमेंट फेवर और अपोजिशन में आपको देना है। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना है रिव्यू करके। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मौर्यन आर्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन दैट टू व्हाट एक्सटेंट इज फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली द Iranian influence on it. Before reaching any conclusion, it is necessary to evaluate all the arguments in favor and in opposition. तो ये जो है कहाँ तक विदेशी प्रभाव है मौर्य कला पर, स्पेशली ईरानी प्रभाव कहाँ तक है, ये हम बताने के लिए सबसे पहले कुछ आर्गूमेंट देंगे, कुछ तर्क देंगे फेवर में और अपोजिशन में। तब ना हम किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे कि सच में ये विदेशी प्रभाव से प्रभावित था, विदेशी ईरानी का नकल किया हुआ था मौर्य कला में या नहीं। तो आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन आर्ट, यानी कि ईरानियन आर्ट से ही प्रभावित है, इसके फेवर में हम तर्क क्या देंगे। तो अराउंड द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, जो कि किस समय से था, तो 4th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC, मौर्य एम्पायर के समय, मौर्य साम्राज्य के समय, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक था। अराउंड 250 BC मेनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट वर डेवलप्ड इन द सेम पीरियड एज इन द मौर्यन पीरियड लाइक पैलेस स्टोन और स्कल्पचर, यानी कि जब मौर्य काल का जब समय था उसी समय अलग अलग यानी कि ईरान में अगर हम देखें तो मौर्य काल में जो संरचना थी, जो पैलेस बनाया गया था, जो राजप्रसाद बनाया गया था, या जो पत्थर की जो मूर्ति कला बनाई गई थी, ये उस ईरान के भी जगहों पर ऐसी संरचना देखने को मिली है। इन राजप्रसाद देयर वाज आल्सो ग्रैंड असेंबली हॉल्स विच वर हिंग्ड ऑन पिलर्स। और राजप्रसाद अगर देखें, ईरान में हम देखें तो राजप्रसाद का जो निर्माण किया गया था उसमें भी बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए थे, जो कि हम कुम्भरार के सभा भवन में देख सकते हैं, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित है। तो मौर्य काल के समय जो बनवाया गया था राजप्रसाद, या जो पत्थर की मूर्ति कला बनाई गई थी, ये हम ईरान में भी देख सकते हैं, उसी समय में वहाँ पे इसका विस्तार हुआ था। आफ्टर दिस आर्ट स्कॉलर सच एज जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन एटसेट्रा सी एज द मौर्यन आर्ट एज ईरानियन कंट्रीब्यूशन ऑन दिस ग्राउंड। तो ये कुछ आर्ट स्कॉलर्स हैं जो कि जैसे कि जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन, तो ये इस प्रकार बताते हैं कि मौर्य कला जो है उसमें ईरानियों की भी योगदान है इन सारे ग्राउंड्स पे, यानी कि असेंबली हॉल अगर देखें उस प्रकार बनाया गया है, पत्थर की मूर्ति भी उनके तरह बनाया गया है। तो ये कुछ फेवर में इसके आर्गूमेंट्स हैं कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है। दे हैव आल्सो नोटेड दैट द इन्वर्टेड लोटस, हेवी पॉलिश एटसेट्रा अबव द पिलर्स हैव आल्सो द इफेक्ट ऑफ द ईरानियन आर्ट ट्रेडिशन, यानी कि ईरानी जो कला थी, ईरानी कला परंपरा में भी इन्वर्टेड लोटस यानी कि उल्टा कमल, हेवी पॉलिश किया जाता था, पिलर्स के ऊपर जो इन्वर्टेड लोटस लगाया जाता था। तो ये सारे जो है ईरान के आर्ट में भी देखने को मिला है और मौर्य आर्ट में भी देखने को मिला है। तो इस तरह से ये जो जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, इस तरह के इतिहासकार हैं, कला इतिहासकार, ये मानते हैं कि मौर्य कला में विदेशी प्रभाव है, यह मुख्य रूप से ईरानी प्रभाव से मिलकर बना है। आर्गूमेंट्स इन अपोजिशन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन आर्ट, यानी कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं, जो मौर्यन आर्ट है यह स्वतंत्र है और इस पर
के कोई भी ईरानी प्रभाव से प्रभावित होकर इसका निर्माण नहीं किया गया है। मोस्ट इंडियन आर्ट क्रिटिक्स डू नॉट एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन आर्ट ट्रेडिशन और मॉडर्न आर्ट। बहुत सारे जो आर्ट्स क्रिटिक हैं, कला आलोचक हैं, ये नहीं मानते हैं कि मौर्य कला पर ईरानी कला का प्रभाव है, ईरानी कला परंपरा का प्रभाव है। इन दिस रिगार्ड these scholars have given the following differences between Mauryan and Iranian art, especially related to the period। और अपने तर्क को तर्क संगत बनाने के लिए जो कला के आलोचक इतिहासकार हैं, ये क्या दिए हैं, कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, कुछ अंतर बताए हैं। मुख्य रूप से किससे संबंधित, तो स्तंभों से संबंधित, पिलर से संबंधित, कि ईरानी पिलर में और मौर्य काल में जो पिलर बनाया गया था इसमें क्या अंतर है। तो इसमें कंस्ट्रक्टेड इन बिग बिल्डिंग्स ओनली, तो ईरानी परंपरा में जो स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ये बड़े बड़े भवनों में ही इसका निर्माण करवाया जाता था स्तंभों का। जबकि मौर्यन पिलर जो है, मौर्य काल के जो स्तंभ है, वो ऑल वेयर यानी कि सभी जगह बनवाया जाता था, स्वतंत्र रूप से सभी जगह स्तंभों का निर्माण करवाया जाता था। कंस्ट्रक्टेड बाय स्टोन्स, तो अलग अलग पत्थर से ईरानी परंपरा में स्तंभों का निर्माण करवाया गया था, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही पत्थर से बनवाया गया, अलग अलग पत्थर के टुकड़ों को जोड़ के जो है स्तंभ का निर्माण ईरान में करवाया गया था। जबकि मॉडर्न पिलर मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ, और मौर्य स्तंभ अगर आप देखें तो सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक ही पत्थर से, एकास्प पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। ईरानी स्तंभ में ह्यूमन फिगर्स अबव पिलर्स, यानी कि ईरानी जो स्तंभ था, ईरान का स्तंभ, इसमें मानव की आकृति स्तंभों के ऊपर लगाया जाता था। और मौर्यन पिलर में एनिमल फिगर अबव द पिलर्स, तो मौर्य कला में जानवरों की आकृति को लगवाया जाता था स्तंभों के ऊपर। अल्टीमेटली इट कैन बी सेड दैट इट वुड बी नॉट फेयर टू बिलीव दैट मौर्यन आर्ट इज एन इमिटेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईरानियन आर्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मानना कि मौर्य कला का जो है ईरानी कला के कॉपी करके, ईरानी कला को कॉपी करके या उसका योगदान से जो है मौर्य कला का विकास किया गया, ये अच्छा नहीं होगा। इट वुड बी नॉट फेयर। इन फैक्ट मौर्यन आर्ट हैज़ बीन इम्प्रेस्ड बाई फॉरेन आर्ट, बट द फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन आर्ट वाज डन बाई इंडिजीनियस एलिमेंट। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्रभावित है, लेकिन जो है इसकी फंडामेंटल डेवलपमेंट अगर हम देखें, आधारभूत इसका विकास अगर हम देखें, मूलभूत विकास देखें, तो ये एक तरह से मॉडर्न आर्ट जो है, मॉडर्न कला जो है, वो बिल्कुल स्वदेशी तरीके से बनाया गया है, स्वदेशी एलिमेंट्स के द्वारा इसे बनाया गया है। मॉडर्न आर्ट रिव्यू एंड कंक्लूजन। अब टोटल का कंक्लूजन देख लेते हैं, मौर्य कला का रिव्यू और कंक्लूजन हम देख सकते हैं। इन टोटल द मौर्यन पीरियड इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट ट्रेडिशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य काल जो था, ये भारतीय इतिहास में ही सिर्फ मौर्य इतिहास ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके समय जो कला का भी विकास हुआ है, ये भी इसका भी काफ़ी अच्छा योगदान है, कला परंपरा का भी काफ़ी अच्छा योगदान है भारत के इतिहास में। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन पीरियड इज द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो अब मुख्य रूप से इसकी विशेषता मौर्य काल का क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन की जो इसकी टेंडेंसी है, एंड कोर्ट प्रोटेक्शन, और एक तरह से राजकीय संरक्षण दिया गया, अलॉन्ग विथ डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र में राजकीय संरक्षण दिया गया, और आर्ट फील्ड में भी, जो कला के क्षेत्र में भी राजकीय संरक्षण मिला। तो ये मुख्य रूप से इस पे सेंट्रलाइज है, मौर्य काल जो है इसकी मुख्य विशेषता है। प्रूफ ऑफ दिस इज टू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ कोर्ट आर्ट एट अ लार्ज लेवल, और इसका साक्ष्य हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो कोर्ट आर्ट जो है, राजकीय कला जो है, इसका बहुत बड़े स्तर पर विकास किया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मौर्य काल जो है वो मौर्य काल है या मौर्य कला जो है, ये राजकीय संरक्षण के अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। द यूज ऑफ स्टोन्स, हेवी पॉलिश एज वेल एज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम ईरानियन एंड ग्रीक एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, यानी कि पत्थर का प्रयोग, हेवी पॉलिश का प्रयोग और ईरानियन और ग्रीक एलिमेंट्स का कुछ उसमें इनकॉर्पोरेशन जो है, मौर्य कला का एक प्रमुख विशेषता कहा जा सकता है। In fact, in the Mauryan period, not only various forms of art like architecture, sculpture was systematically expanded, but also included those fundamental elements in the art which would become the distinctive characteristics of development of art, tradition and culture of Bihar and India. यानी कि कला का अलग अलग जो मौर्य काल है, इसमें कला का अलग अलग प्रकार, जैसे कि वास्तुकला और मूर्ति कला ही मुख्य रूप से विकसित नहीं हुआ, बल्कि
और भी कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स आर्ट्स में जोड़े गए, कला में के क्षेत्र में जोड़ा गया, जो कि भारत और बिहार के संस्कृति का, कला परंपरा का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कहा जा सकता है, एक अच्छा विशेषता कहा जा सकता है कि मौर्य काल में ही वो विकसित हुआ। तो ये है रिव्यू और कंक्लूजन मौर्यन आर्ट का। तो इस वीडियो में हमने मौर्य कला से संबंधित नोट्स को देखा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक ऐसा ही हिंदी के नोट्स में भी दिया गया है। इसमें जो इंग्लिश वाला है, इसमें कुछ फिगर्स वगैरह नहीं बनाए गए हैं, जिससे कि आपको समझने में संरचना कुछ अगर परेशानी हुई हो तो उसका लास्ट में मैं लिंक दे दूँगी। हिंदी वाला भी आप एक बार देख लीजिए, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।